गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ रहे हैं संरूपण समवायता स्टीरियोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। और अब तक आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा और आशा करते हैं कि वो पूरा समझ में आया होगा। जहाँ दिक्कत आए आप पूछिएगा। अब हम बात करते हैं संरूपण समावयवता। तो संरूपण समावयवता किसे कहते हैं? तो अब तक तो आपने पढ़ा था ज्यामितीय समवायवता, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कारण थी। एक पढ़ा आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपके पीपीएल के रेस्पेक्ट में थी। अब हम पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसका नाम है संरूपण समावयवता। संरूपण समावयवता में अपन ने कहा था कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है वो फ्री रोटेशन करता है। क्या करता है? वो फ्री रोटेशन करता है। इस तरीके से आप देखिएगा, ये मान लो कि सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन है और ये कार्बन है। ये क्या कर रहा है? फ्री रोटेशन कर रहा है इस तरह से। तो फ्री रोटेशन कर रहा है, तो जब ये जैसे उंगली है और ये पीछे वाली उंगली है, ये जब घूमेगी तो ये बहुत सारे एंगल बनाएगी, ऐसे 0 से लेकर 360 तक अनंत संरचनाएं बनाएंगी और अनंत स्ट्रक्चर्स बनती हैं। उन अनंत संरचनाओं कहते हैं हम संरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संरूपण। तो संरूपण क्या होता है? कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण, किसके कारण? कार्बन कार्बन एकल बंध के मुक्त घूर्णन के कारण त्रिविम में अनेक संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम संरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम संरूपण कहते हैं और इस घटना को संरूपण समावयवता कहते हैं। क्लियर है? अब चूंकि ये संरचनाएं जो हैं वो कार्बन कार्बन एकल बंध के घूर्णन से प्राप्त होती हैं, अतः इन्हें घूर्णन समावयवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? घूर्णन समावयवी। अब अपन देखें यहाँ पर, इस संरूपण को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा द्वितलीय कोण। क्या पढ़ना है हमें? द्वितलीय कोण। द्वितलीय कोण क्या होता है? अब इसको ढंग से देखिएगा। जैसे ये न्यूमेन में ले लिया मैंने एक संरूपण, जनरली अपन को न्यूमेन में लेना है, तो ये न्यूमेन में ले लिया और ये एक मॉलिक्यूल है ऐसा CX और CY। क्लियर? ये फ्रंट कार्बन पर तो X है और ये बैक कार्बन पर Y है। तो द्वितलीय कोण क्या होता है? इस फ्रंट कार्बन के CX बॉन्ड और बैक कार्बन के पीछे वाले कार्बन के CY बॉन्ड के मध्य जो कोण आता है, ये जो कोण है, ये कोण कहलाएगा आपके द्वितलीय कोण। क्या कहलाएगा? ये द्वितलीय कोण। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया X और ये पीछे वाला कार्बन है, आप जानते हैं आपके, और ये Y। तो इस X और Y के बीच में जो कोण आता है, इसे कहते हैं हम द्वितलीय कोण। तो ये जो थीटा है, ये थीटा ही कहलाता है द्वितलीय कोण। और इस द्वितलीय कोण का मान 0 से लेकर 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। तो 0 से लेकर 360 तक अनंत संरचनाएं बनेंगी। क्या बनेंगी? अनंत संरचनाएं बनेंगी। उन अनंत संरचनाओं को हम कहते हैं संरूपण। द्वितलीय कोण समझ में आया? क्या होता है द्वितलीय कोण? फ्रंट वाले कार्बन का CX बॉन्ड और बैक वाले कार्बन का CY बॉन्ड के बीच में जो कोण आता है, उसे हम कहते हैं द्वितलीय कोण। क्लियर? अब हम बात करें यहाँ पर संरूपण में क्या क्या देखते हैं। तो देखो, हमारे संरूपण है किस किस का? एक इथेन का, एक प्रोपेन का, एक ब्यूटेन का और एक साइक्लोहेक्सेन का। क्लियर? तो हम जो सबसे पहले बात कर रहे हैं इथेन का संरूपणीय विश्लेषण करेंगे, तो वो देखिएगा कैसे आएगा। इथेन का संरूपणीय विश्लेषण। द्वितलीय कोण क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एथेन का संरूपणीय विश्लेषण। एथेन का संरूपणीय विश्लेषण। तो संरूपणीय विश्लेषण का मतलब क्या होता है? जब किसी यौगिक के विभिन्न संरूपणों की ऊर्जा और स्थायित्व की जो व्याख्या की जाती है, किस किस की? किसी यौगिक के विभिन्न संरूपणों के ऊर्जा और स्थायित्व की जो व्याख्या की जाती है, उसे कहते हैं हम संरूपणीय विश्लेषण। तो आप जानते हैं एथेन क्या होता है? एथेन होता है CH3 और CH3।
तो एथेन के दो संरूपण होते हैं मुख्यतः, एक तो होता है ग्रसित संरूपण जिसे हम कहते हैं ग्रस्त संरूपण, और एक होता है सेकंड होता है सांत्रित, या इसे आंतरित भी कहते हैं, आंतरित संरूपण। और ये तो दो मुख्य संरूपण तो एथेन के पाए जाते हैं, इन दो के बीच में अनंत संरूपण पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्क्यू संरूपण। क्या कहते हैं? स्क्यू संरूपण। तो ये हो गया स्क्यू संरूपण। अब सबसे पहले तो आप बात कर लें कि सर क्या कहना चाहते हैं अपन। एक तो अपन अनंत भी बोल रहे हैं, एक अपन दो भी बोल रहे हैं। तो जब वो पूछता है क्वेश्चन के एथेन के मुख्य संरूपणों के नाम लिखिए, तो एथेन के मुख्य संरूपण केवल दो हैं, ग्रस्त और सांत्रित। क्लियर है? तो जब वहां पे आता है कि एथेन के कुल कितने संरूपण पाए जाते हैं और वहां ऑप्शन में हो 2, 4, 8, 6, तो आपका आंसर होगा 2। और यदि वहां पे ऑप्शन में हो 2, 4, 8 और अनंत, अब आपका आंसर अनंत होगा, क्योंकि उसने क्या करा, इन स्क्यू को गिन लिया जिनकी संख्या अनंत है। क्या है? जिनकी संख्या अनंत है, जो इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो यदि अनंत वाला आंसर आए तो अनंत है, बाकी मुख्य तो कितने होते हैं उसके 2। क्लियर? तो हम यहाँ पे इन तीनों को पढ़ेंगे, सांत्रित, ग्रसित और स्क्यू। अब अपन बात करें ग्रस्त संरूपण किसे कहते हैं वो देखिएगा। क्लियर? तो हम ग्रस्त संरूपण की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले लेते हैं ग्रस्त संरूपण। ग्रस्त संरूपण में क्या होता है आप देखिएगा। जैसे ये एथेन का आगे वाला कार्बन का आगे हाइड्रोजन है, CH बॉन्ड है, और ये पीछे वाले कार्बन का CH बॉन्ड है। जब आगे वाले कार्बन का CH बंध पीछे वाले कार्बन के CH बंध को पूर्णतः ढक ले, क्या कर ले? पूर्णतः ढक ले। और पूर्णतः कब ढकेगा? जब इन दोनों के बीच में द्वितलीय कोण जो होगा वो कितने डिग्री का हो? 0 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 0। तो इसे कहते हैं ग्रस्त संरूपण। क्लियर है? ग्रस्त का मतलब जैसे ग्रहण लगा दिया, चंद्रमा के आगे पृथ्वी आ गई तो ग्रहण लग गया ना भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे ही यहाँ पर इस हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन आ गया, तो इस हाइड्रोजन को पूर्णतः ढक लिया ना भाई, तो इसे कहते हैं ग्रस्त। क्या कहते हैं इसे? ग्रस्त संरूपण, इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। यहाँ द्वितलीय कोण का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ जो द्वितलीय कोण का मान आएगा ऐसे, तो देखो आप ऐसे तो बनाते थे, ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन। आप जानते हैं न्यूमेन है, न्यूमेन में C1 कार्बन केंद्र वाला होता है और C2 कार्बन परिधि वाला होता है। फिर हम क्या करते थे, कार्बन जुड़े हुए तीनों समूहों को 3 120 डिग्री के कोण पर खींची हुई रेखाओं पर लिखते थे। तो ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पर पीछे वाला हाइड्रोजन जो है उसको ढक रहा है, ये ढक रहा है तो हमें दिखेगा नहीं, और जो नहीं दिख रहा उसको हम दिखाते हैं डैश से कि भाई यहाँ पर भी है कुछ, तो ये डैश से दिखाया अपन ने ऐसे। क्लियर? तो यहाँ जो कोण है ये कोण है थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना डिग्री का है? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसे कहते हैं ग्रस्त संरूपण। क्या कहते हैं? ग्रस्त संरूपण। फिर आता है एक सेकंड आएगा, कौन सा? सांत्रित संरूपण। तो जनरली सांत्रित संरूपण में तो क्या होता है, जब दो समान समूह के मध्य कोण 180 डिग्री का होता है तो सांत्रित कहते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन में तो ये 60 डिग्री पे बन जाता है। सांत्रित कैसे बनेगा वो आप देखिएगा। जैसे आपने ये ले लिया, क्लियर? ये पीछे वाला कार्बन है और ये आगे वाला कार्बन का हाइड्रोजन है। जब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के ठीक मध्य में आ जाए, ऐसे ये दो हाइड्रोजन ले लिए अपन ने पीछे वाले कार्बन के, इनके ठीक मध्य में आ गया ये वाला हाइड्रोजन बंध, तो इसे कहते हैं सांत्रित संरूपण। मतलब 60 डिग्री पर हो, द्वितलीय कोण का मान कितना हो? 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखें परिभाषा क्या आएगी, जब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं के ठीक मध्य में हो, ये आगे वाला कार्बन हो गया और ये पीछे वाला कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु हो गया, ठीक मध्य में हो, अर्थात यहाँ जो द्वितलीय कोण का मान होता है वो द्वितलीय कोण का मान कितना हो? थीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो इस संरूपण को कहते हैं हम सांत्रित संरूपण। क्या कहते हैं? सांत्रित। क्लियर है? अब सांत्रित और ग्रस्त दोनों समझ में आए कि नहीं आए? ग्रस्त में तो क्या था, पूर्णतः ढक रहा है,
और सांतरित में बिल्कुल बीच में आ गया दोनों के, इतना सा अंतर है। क्लियर है? एथेन में तो 60 डिग्री का कौन रहेगा ये, बाकी और यौगिकों में यहाँ पर ये कौन 180 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सांतरित हम उसको ही कहेंगे जिसमें दो समान समूह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो। क्लियर? तो यहाँ पर आया सांतरित संरूपण। फिर एक आता है स्क्यू संरूपण। स्क्यू संरूपण में क्या होता है कि एथेन के ग्रस्त संरूपण और सांतरित संरूपण के मध्य अनेक संरूपण प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने? एथेन के ग्रस्त संरूपण और सांतरित संरूपण के मध्य अनेक संरूपण प्राप्त होते हैं, जिनमें द्वितलीय कोण का मान 0 से 60 डिग्री के मध्य में होता है। ना तो परफेक्ट 0 होता है ना परफेक्ट 60 होता है, 60 से कम और 0 से ज्यादा होता है। उन्हें हम कहते हैं स्क्यू संरूपण, और इनकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है। तो यहाँ पर ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये तो सामने वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है, और यहाँ जो द्वितलीय कोण का मान है थीटा, वो थीटा जो है 60 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है। तो इन्हें हम कहते हैं स्क्यू संरूपण। तो एथेन के कुल कितने संरूपण पाए गए? 3। मुख्यतः तो 2 ही है, ग्रस्त और सांतरित। बाकी अगर मैं स्क्यू को जोड़ लूँ तो अनंत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अनंत हो गए। क्लियर है? बाकी आपको बोलना 2 ही है, ग्रस्त और सांतरित। ग्रस्त में क्या है? आगे वाले कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को पूर्णतः ढक रहा है, मतलब द्वितलीय कोण का मान 0 डिग्री है। और सांतरित में क्या है? आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के ठीक मध्य में है, मतलब द्वितलीय कोण का मान 60 डिग्री है। तो उसे सांतरित या आंतरिक संरूपण कहते हैं। और तीसरा जो है स्क्यू संरूपण, वो क्या है कि जब आगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो द्वितलीय कोण है, वो द्वितलीय कोण 60 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो, तो उन्हें हम कहते हैं स्क्यू संरूपण, और इनकी संख्या अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। अब हम बात करते हैं इनके स्थायित्व की। तो ये तो आपको आगे ना भाई 3 संरूपण है। क्लियर? अब इनको अपन जैसे एक दूसरे में परिवर्तित कैसे, अब हम लेते हैं विभिन्न संरूपणों का स्थायित्व। तो एथेन के विभिन्न संरूपणों के स्थायित्व की बात करेंगे, तो विभिन्न संरूपणों के स्थायित्व की बात कैसे होगी? तो देखो, संरूपणों का जो स्थायित्व है, वो संरूपणों का स्थायित्व जो है वो 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहला तो है मरोड़ी विकृति। क्या है भाई? मरोड़ी विकृति, जिसे हम कहते हैं H प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं इसे? H प्रतिकर्षण कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण। और दूसरा है वांडर वाल प्रतिकर्षण। वांडर वाल प्रतिकर्षण जो क्या होता है? एल्किल एल्किल प्रतिकर्षण होता है, मतलब बड़े ग्रुप्स में जो प्रतिकर्षण होता है एल्किल समूहों में, उसे कहते हैं हम वांडर वाल प्रतिकर्षण। क्लियर? थर्ड है वलय विकृति। ये वलय जो विकृति है, ये वलय यौगिकों में पाई जाती है। क्लियर है? इसे कोणीय विकृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोणीय विकृति भी कहते हैं। और चौथा जो पोर्शन है, चौथा जो फैक्टर है, चौथा फैक्टर कौन सा है आपके? चौथा फैक्टर है हाइड्रोजन बंध, H1। ये 4 फैक्टर, इनमें से पहले 3 कारक जो है, ये कारक प्रतिकर्षण है, और प्रतिकर्षण हमेशा स्थायित्व में क्या करेगा? कमी करेगा। तो ये तो स्थायित्व बताएंगे तीनों। और ये जो चौथा कारक है, ये H बंधन है, और आप जानते हैं जहां पर भी हाइड्रोजन बंध बनता है वो स्थायित्व में क्या करता है? वृद्धि करता है। तो ये हमेशा स्थायित्व में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। क्लियर है? तो ये तो स्थायित्व में वृद्धि करेगा, बाकी 3 घटाएंगे। तो हमारे जो काम आएगा वो काम आएगा मरोड़ी विकृति, H प्रतिकर्षण। किसके केस में? एथेन के केस में। क्लियर? तो हम सबसे पहले लेते हैं एथेन के विभिन्न संरूपणों का स्थायित्व। आप देखिएगा कैसे आता है स्थायित्व और ऊर्जा। क्लियर है ना भाई? ये स्थायित्व और ऊर्जा की बात करें अपन सबसे पहले,
तो देखिए कैसे आएगा वो देखिए। तो मैंने यहाँ पे दो संरूपण ले लिए एथेन के, एक ग्रस्त ले लिया, तो ग्रस्त तो यही था ना भाई 0 डिग्री का एंगल था यहाँ पर, और ये पीछे वाला दिख नहीं रहा था तो मैं डैश से दिखाया। ये 0 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये ग्रस्त है, क्लियर। तो ये तो हो गया ग्रस्त संरूपण, और एक ले लिया अपन ने सांकृत संरूपण। क्या ले लिया अपन ने? सांकृत संरूपण। तो पहले तो अपन इन दोनों के स्थायित्व की बात कर लें, फिर अपन देखेंगे लास्ट एंड फाइनल कौन सा, स्क्यू। तो ये स्क्यू ले लिया, ये स्क्यू ले लिया। यहाँ पे जो थीटा है ये कौन सा है? स्क्यू संरूपण। यहाँ जो थीटा है वो 60 से कम है और 0 से बढ़ा है। यहाँ जो डिग्री कौन है वो 60 डिग्री है, और यहाँ जो डिग्री कौन है वो 0 डिग्री। क्लियर। अब हम बात करें इनकी साइज की, कैसे बात करेंगे। तो देखो आप एक बार देखिएगा ढंग से, फिर मुझे बताइएगा। जैसे आपने ये ले लिया, ये ग्रस्त संरूपण है और ये सांकृत संरूपण है, तो इन हाइड्रोजन के मध्य दूरी कम है या इन हाइड्रोजन के मध्य दूरी कम है? भाई दूरी हाइड्रोजन के मध्य कहाँ पर कम हो गई? यहाँ पर कम हो गई, ग्रस्त में। ग्रस्त में तो पास पास हो गया, सांकृत में ये दूर दूर हो गए। तो जहाँ पर ये पास पास होंगे वहां प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा तो उसकी ऊर्जा सर्वाधिक होगी, और ऊर्जा सर्वाधिक होगी तो स्थायित्व सबसे कम होगा। तो आप जानते हैं कि जो ग्रस्त संरूपण है उसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, जिससे उनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है और ऊर्जा भी अधिकतम होती है, इससे स्थायित्व न्यूनतम होता है। जबकि सांकृत संरूपण में ये दोनों हाइड्रोजन के मध्य अधिकतम दूरी है, और जब ये दोनों हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर उपस्थित हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा, और प्रतिकर्षण जब न्यूनतम होगा तो इसकी ऊर्जा भी न्यूनतम होगी, और ऊर्जा न्यूनतम होगी तो स्थायित्व अधिकतम होगा। क्लियर है। अब बात करें स्क्यू की। स्क्यू क्या है? ये 0 डिग्री से थोड़ा बढ़ा लो, ये सारे स्क्यू हैं, ये 60 डिग्री से पहले और 0 डिग्री से यहाँ तक। तो यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजनों के मध्य दूरी है वो ग्रस्त से तो ज्यादा है और स्क्यू से कम है। भाई सॉरी, ग्रस्त से तो ज्यादा है और सांकृत से कम है, और जब दूरी ग्रस्त से ज्यादा है और सांकृत से कम है तो प्रतिकर्षण सांकृत से ज्यादा होगा और ग्रस्त से कम होगा, तो ऊर्जा ग्रस्त से तो कम होगी लेकिन सांकृत से ज्यादा होगी, तो स्थायित्व ग्रस्त से ज्यादा होगा और सांकृत से कम होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बात करें ऊर्जा, तो ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी है? ग्रस्त संरूपण की सबसे अधिक ऊर्जा है ग्रस्त संरूपण की, उससे कम ऊर्जा आएगी स्क्यू संरूपणों की, स्क्यू संरूपणों की, और सबसे कम ऊर्जा आएगी सांकृत संरूपण की। क्लियर। ये है इनकी ऊर्जा। कोई प्रॉब्लम है? फिर जब ऊर्जा का क्रम ये है तो आप जानते हैं स्थायित्व जो होता है वो स्थायित्व ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ऊर्जा अधिक है तो स्थायित्व कम है, और ऊर्जा कम है तो स्थायित्व ज्यादा है। क्लियर है। तो स्थायित्व व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ग्रस्त संरूपण सबसे कम स्थायी होगा, उससे ज्यादा स्थायी होंगे स्क्यू संरूपण, स्क्यू संरूपण, और सबसे अधिक स्थायी होंगे कौन से संरूपण? सांकृत संरूपण। अब पहले बोलो स्थायित्व समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या आ रहा है? मरोड़ी विकृति, हाइड्रोजनों के मध्य दूरी और हाइड्रोजन के मध्य प्रतिकर्षण। तो ग्रस्त में सबसे कम थी, सांकृत में सबसे ज्यादा है, और स्क्यू में ग्रस्त से ज्यादा और सांकृत से कम दूरी थी, तो वहां ऊर्जा सबसे ज्यादा ग्रस्त की थी और सबसे कम सांकृत की थी। स्थायित्व सबसे ज्यादा सांकृत का था और सबसे कम ग्रस्त का था। कोई कंफ्यूजन? तो आप बताइए। अब हम लेते हैं इनका ग्राफ और फिर
एथेन का संरूपण समाप्त करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? देखिए अब तक आपने पढ़ा ग्रस्त, सांतरित और स्क्यू संरूपणों के स्थायित्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जब ग्रस्त में 0 डिग्री पर था तो ग्रस्त था, जब इसको घुमाया 60 डिग्री पर, ऐसे घुमाया तो 60 डिग्री पर एक कौन सा आ गया, सांतरित संरूपण आ गया। क्लियर है? जब इस सांतरित को दोबारा इनको पकड़ लिया फिर आगे 60 डिग्री पे घुमाया तो फर्दर ग्रस्त आ गया। तो 60 डिग्री और फिर 60 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। और फिर 120 डिग्री वाले को दोबारा 60 पे घुमाया तो क्या आ गया, सांतरित आ गया। कितने पर आया, 180 डिग्री पर। क्लियर? कैसे, इधर देख लो, अब मैं नीचे दिखा देता हूँ। ये आपने ले लिया एच 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 और ये आपके 60 डिग्री वाला तो आ ही गया भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। इसको फिर घुमाया हमने 60 डिग्री पर, तो इसके तुलना में वो 120 हो गया ना भाई। तो 60 पे घुमाएंगे तो ये वाले देखो, आगे वाले को पकड़ के रखिए, ये वाले घुमाए, ये एच यहाँ पहुँच गया, ये एच यहाँ पहुँच गया और ये एच यहाँ पहुँच गया। क्या बना भाई, एच 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 और एच। तो ये कौन सा हो गया, ग्रस्त हो गया। कितने पर आया ये, 120 पर। भाई 60 डिग्री पर तो आया था, इसके बाद 120 पर आया और फिर इसको और घुमाया 60 डिग्री पर, तो वापस ऐसा ही प्राप्त होगा ना भाई। तो 180 पर क्या प्राप्त हुआ, सांतरित प्राप्त हुआ। फिर दोबारा घुमाया 60 डिग्री पर, तो फिर क्या प्राप्त होगा, 240 डिग्री पर ग्रस्त प्राप्त होगा। फिर घुमाया 60 पर तो 300 डिग्री पर सांतरित प्राप्त होगा और फिर घुमाया 60 पर तो 360 डिग्री पर ग्रस्त प्राप्त होगा। क्लियर है? तो इन डिग्रियों पर तो एथेन का ग्रस्त मिलेगा, इन डिग्रियों पर एथेन का सांतरित मिलेगा। अब आपको याद है कि जो ग्रस्त संरूपण है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है और सांतरित संरूपण की ऊर्जा सबसे कम है। तो यहाँ हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया इन संरूपणों के लिए। तो यहाँ पर ले ली हमने स्थिति ऊर्जा और इधर ले ली हमने घूर्णन कोण। तो घूर्णन कोण 0 डिग्री आते ही कौन सा संरूपण आया, ग्रस्त आया, तो ग्रस्त की ऊर्जा सर्वाधिक है। और फिर 60 डिग्री आते ही कौन सा आया, सांतरित आया, उसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो न्यूनतम को मैंने एक एवरेज मान लिया, औसत ऊर्जा पर मान लिया, क्योंकि न्यूनतम का मतलब है नहीं 0 है, न्यूनतम का मतलब कुछ ऊर्जा तो है लेकिन सबसे कम ऊर्जा जितने भी संरूपण है एथेन के उनमें। तो ये सांतरित आ गया। फिर अपन आए 120 पर, फिर कहाँ आ गए अपन, ग्रस्त पर आ गए। फिर दोबारा से आए 180 पर, सांतरित पर आ गए। फिर आए 240 पर, ग्रस्त पर आ गए। फिर आएंगे अपन 300 पर, सांतरित पे आएंगे और 360 पर फिर हम ग्रस्त पे आएंगे। चलता ही रहेगा ये ग्राफ ऐसे। तो ये ग्राफ है, यहाँ ग्रस्त और सांतरित के बीच में जो अंतराल है ऊर्जा का वो 12.5 किलो जूल प्रति मोल का है। क्लियर है? कितने का है, 12.5 किलो जूल प्रति मोल का है। अब यहाँ ये ग्रस्त से सांतरित के बीच में जो ये लाइन प्राप्त हो रही है कंटिन्यूअस ग्राफ में, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है स्क्यू संरूपणों को। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्क्यू को। तो ये इधर भी स्क्यू है सारे अनंत और इधर भी स्क्यू है, इन दोनों के बीच के ये भी स्क्यू है और ये भी स्क्यू है। यहाँ तक केवल ग्रस्त तो यही है ना, PRT, और सांतरित कौन है, Q और S। बाकी इसके बीच में जो बन रहे हैं सब क्या है, ग्रस्त है। क्या है, सारे ही ग्रस्त है। कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? तो ये है आपके इनका ग्राफीय निरूपण। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि जो ग्रस्त और सांतरित संरूपण है उनमें ऊर्जाओं का अंतराल कम होने के कारण ये एक दूसरे में बहुत तेजी से अंतर परिवर्तित होते हैं। और जब ये एक दूसरे में बहुत तेजी से अंतर परिवर्तित होते हैं तो इन्हें हम पृथक नहीं कर सकते किसी भी विधि के द्वारा, ना तो रासायनिक विधि के द्वारा ना भौतिक विधि के द्वारा। मतलब इन्हें रासायनिक और भौतिक विधि के द्वारा प्राप्त पृथक किया ही नहीं जा सकता। ये तो हमेशा एक ही रहेंगे, सारे संरूपण एक साथ ही आएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम? चलिए, थैंक यू।